क्या हम हाँ कार्यक्रम रितु जी। जी जी, मात्र रेणुका जी जुड़ी नहीं है, लेकिन जुड़ ही रही है, तब तक हम कार्यक्रम आरंभ कर सकते हैं। जी जी जी, शुरू करते हैं। जी। नमस्कार। मैं नीदरलैंड से ऋतु शर्मा ननन पांडे, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन के अध्यक्ष। आज के विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस के हिंदी में अभिव्यक्ति भाग 20 के इस आभासी कार्यक्रम में मंचासीन सभी साहित्य मनीषियों, हिंदी प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथ ही आज हमारे इस कार्यक्रम से आभासी पटल से, जूम से और फेसबुक से जुड़े हमारे सभी दर्शकों और श्रोताओं का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत से श्री रामनयन दुबे जी करेंगे। स्वागत भाषण के लिए हमारे साथ विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी उपस्थित हैं। आभार ज्ञापन के लिए विश्व हिंदी सचिवालय के उप महासचिव डॉक्टर शुभांकर मिश्रा हमारे साथ रहेंगे। संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त मुझे लग रहा है कुछ व्यवधान आ गया है। संयुक्त अरब अमीरात से क्षेत्रीय कार्यालय एवं उत्कृष्टता केंद्र, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में निदेशक डॉक्टर रामशंकर जी हमारे आज के कार्यक्रम में भाग लेंगे। इनके साथ ही आज देश विदेश से जो अध्यापक अध्यापिकाएं अपने छात्र छात्राओं के साथ हमारे साथ जुड़े हैं, उसमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की हिंदी से प्यार है संस्था के संस्थापक श्री अनूप भार्गव जी, कुवैत के भारतीय सामुदायिक स्कूल से हिंदी विभाग अध्यक्ष नितिन वड़क्के मर्तिल जी, मॉरिशस की पीतो हिंदी पाठशाला से हिंदी शिक्षिका आदरणीय रेणु चमन जी, लिथुआनिया से विल्सन विश्वविद्यालय से हिंदी शिक्षिका गाबिया वोसुलुते जी अपने छात्रों के साथ हमारे साथ आज कार्यक्रम में उपस्थित है। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हमारे आज इस कार्यक्रम में जो हमारे साथ सहयोगी संस्थाएं हैं, उनमें विश्व हिंदी सचिवालय, शिक्षा तृतीयक शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मॉरिशस एवं भारतीय उच्चायोग, मॉरिशस के तत्वाधान में तथा भारतीय सामुदायिक स्कूल कुवैत, पीतो हिंदी पाठशाला मॉरिशस, विल्सन विद्यालय लिथुआनिया, क्षेत्रीय कार्यालय एवं उत्कृष्टता केंद्र RO एवं CE, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, इंटेलिजेंस माइंड ट्रस्ट भारत, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन नीदरलैंड और हिंदी से प्यार है अमेरिका के सहयोग से आज हमारा कार्यक्रम हिंदी में अभिव्यक्ति भाग 20 आयोजित किया जा रहा है। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं और शुभारंभ के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव आदरणीय डॉक्टर माधुरी रामधारी जी को। आदरणीय, मंच पर आपका स्वागत है। कृपया आप अपने भाषण एवं ज्ञानवर्धक शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। मंच आपका है। धन्यवाद ऋतु जी। परम आदरणीय श्री रामनयन दुबे जी, सम्माननीय वक्तागण, आदर के योग्य अतिथिगण एवं हिंदी प्राध्यापक और शिक्षकगण, प्रिय छात्रों और हिंदी प्रेमियों, आप सबको सादर सप्रेम नमस्ते। विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा आयोजित साल 2024 के आभासी कार्यक्रमों की अंतिम कड़ी तक हम आ पहुंचे हैं। जनवरी महीने से दिसंबर तक आयोजित किए गए वर्चुअल कार्यक्रमों के दौरान हमने 69 हिंदी शिक्षकों को और विश्व भर में अलग अलग स्तरों पर हिंदी पढ़ रहे 69 विद्यार्थियों को तथा हिंदी भाषा और साहित्य के विशेषज्ञों को सुनने का शुभ लाभ प्राप्त हुआ। इस साल की अंतिम कड़ी में हम एक बार फिर 3 अलग देशों के वक्ताओं को सुनेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत से सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, साहित्यकार एवं अंशक पत्रिका के संपादक श्री रामनयन दुबे जी कर रहे हैं। आधी शताब्दी बीत चुकी है
जब से आप हिंदी की सेवा में संलग्न हैं, इस कार्यक्रम में आपकी अध्यक्षता हम सब के लिए आशीष के समान है। मैं कृतज्ञ भाव से और उल्लसित मन से अध्यक्ष महोदय श्री रामनयन दुबे जी का स्वागत करती हूँ। हिंदी में अभिव्यक्ति के 20वें संस्करण में कुवैत के द इंडियन कम्युनिटी स्कूल के हिंदी शिक्षक श्री नितिन वड़क्के मर्थिल जी, मॉरिशस की पितो हिंदी पाठशाला की अध्यापिका श्रीमती रेणुका चमन जी और लिथुआनिया के विल्नियस विश्वविद्यालय की व्याख्याता श्रीमती गाबिया वोसिलुते जी अपने विद्यालय या विश्वविद्यालय में हिंदी के पठन पाठन से हमें अवगत कराएंगे और हिंदी में अपने विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति को संवारने के अपने प्रयासों और महत्वपूर्ण योजनाओं का परिचय देंगे। हिंदी शिक्षण को बेहतर बनाने की प्रक्रिया में हम कई अलग अलग देशों के हिंदी शिक्षकों को इस मंच पर लाते हैं, जिससे कि ज्ञान और अनुभव दोनों का ही आदान प्रदान होता रहे और हिंदी सीखने एवं सिखाने के क्षेत्र का भी विस्तार होता रहे। आज के आभासी कार्यक्रम में कुवैत, मॉरिशस और लिथुआनिया के हिंदी शिक्षकों का मैं पुनः स्वागत करती हूँ। इन्हीं 3 देशों के विद्यार्थी 3 भिन्न विषयों पर हिंदी में अपने भाव प्रकट करने वाले हैं। दिशलिन कौर और मेधांश जोगेश्वर माध्यमिक पाठशाला में हिंदी पढ़ते हैं और ओरिंटा ब्रखनीते विश्वविद्यालयी स्तर पर हिंदी का अध्ययन कर रही हैं। तीनों विद्यार्थियों का मैं दिल की गहराई से स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेरी अति प्रिय श्रीमती शिखा रस्तोगी जी, आदरणीय वेंकटेश्वर राव जी, श्रीमती सुनीता जैन जी, सोनू जी, डॉक्टर पुष्पा सिंह जी, डॉक्टर काशीनाथ जी और देश विदेश से जुड़े सभी हिंदी सहयोगियों का मैं स्वागत करती हूँ। सभी अतिथियों का अभिनंदन है और फेसबुक एवं जूम पर जुड़े हमारे ऑनलाइन मित्रों का भी मैं स्वागत करती हूँ। सबको नमन है। धन्यवाद। आदरणीय, बहुत सुंदर शब्दों में आपने बताया कि हमारी हिंदी की अभिव्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुंच गई है और हमने 69 शिक्षकों और छात्रों को सुना है। ये हमारा सौभाग्य है कि हिंदी इतनी आपके माध्यम से हिंदी देश विदेश में फैल रही है और देश विदेश से आप हिंदी के छात्राओं और शिक्षकों को सब दुनिया के समक्ष प्रस्तुत कर रही हैं। आपका बहुत बहुत आभार। तो चलिए चलते हैं, आज देखते हैं हमारे पास हमारे विद्यार्थी क्या लेकर आए हैं। तो सबसे पहली प्रस्तुति के लिए हम चलते हैं कुवैत, और कुवैत से मैं आमंत्रित करती हूँ प्रिय दिशलिन कौर जी को, जो कुवैत से हमारे साथ जुड़ी हैं। आप भारतीय सामुदायिक स्कूल कुवैत में कक्षा 9 की प्रतिभाशाली छात्रा है। आप अध्ययन और पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों में अपनी उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। बहुत अच्छी बात है। आपको विद्यालय के हिंदी भाषण प्रतियोगिता, तत्काल भाषण तथा ज्ञानोत्सव में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अरे वाह, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी उपलब्धियां आपके परिश्रम और समर्पण का प्रतीक है। प्रस्तुति के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ, लेकिन मैं सबसे एक बार एक विनती करना चाहती हूँ कि कृपया अपना वक्तव्य, अपनी प्रस्तुति समय सीमा में रहकर दीजिएगा, ताकि सभी वक्ताओं को और सभी छात्र छात्राओं को पूर्ण समय मिले अपनी बात कहने के लिए। तो कृपया समय का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। दिलशीन कौर, आपका स्वागत है मंच पर। धन्यवाद। आभासी मंच पर उपस्थित मान्यवर, शिक्षकगण और मेरे प्रिय श्रोताओं, सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं दिशलीन कौर, द इंडियन कम्युनिटी स्कूल कुवैत की छात्रा, आपके समक्ष देश की आत्मा है हिंदी विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हिंदी भाषा भारत की आत्मा है,
जो देश के कोने कोने में बोली जाती है और लोगों के दिलों में बसती है। ये एक ऐसी भाषा है जो न केवल हमारी मातृभाषा है, बल्कि एक सेतु भी है जो देश के विभिन्न प्रदेशों और संस्कृतियों को जोड़ती है। हिंदी भाषा का इतिहास बहुत पुराना है, जो संस्कृति और प्राकृतिक देशों से विकसित हुई है। ये भाषा समय के साथ साथ विकसित होती रही है और आज ये देश की राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा की विशेषता यह है कि ये एक सरल और स्पष्ट भाषा है जो लोगों के दिलों में बसती है। ये भाषा न केवल साहित्य और संस्कृति का प्रतीक है, बल्कि एक राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक है। मुझे अपने देश वहाँ बोले जाने वाली भाषा हिंदी से अत्यंत प्यार है और मैं चाहती हूँ कि मेरे देश के साथ साथ उसकी पहचान हिंदी भाषा का भी विकास हो। मैं विश्व हिंदी सचिवालय के आयोजक और अपने शिक्षकगणों का आभार प्रकट करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे छात्रगण का प्रतिनिधित्व अवसर प्रदान किया। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। बहुत सुंदर, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी और हिंदी का महत्व भी बताया। और दिशलीन, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। और चलिए अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं अब हमारे दूसरे छात्र जो मॉरिशस से हमारे साथ जुड़े हैं, मेधांश जोगेश्वर जी। आप भी तो हिंदी पाठशाला मॉरिशस में माध्यमिक कक्षा के छात्र हैं। आप माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ हर शनिवार को हिंदी की पढ़ाई भी करते हैं। आपका हिंदी भाषा से इतना लगाव है कि आप समझते हैं कि हिंदी से पहचान और संस्कृति है। आपका बिल्कुल सही मानना है मेधांश जी। हम भारतीय हैं और हमारी पहचान हमारी मातृभाषा हिंदी से ही है। तो सुनते हैं आपकी प्रस्तुति। आपका मंच पर स्वागत है। धन्यवाद। सभी को नमस्ते। मेरा नाम मेधांश दीक्षित जोगेश्वर है, जो फोनसा का रहने वाला हूँ। मैं माध्यमिक स्कूल का एक छात्र हूँ। तो आज मैं हिंदी क्यों पढ़ता हूँ और हिंदी के लाभ पर मैं कुछ कहूँगा। मैं हिंदी पढ़ना पसंद करता हूँ क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमारी धरोहर है। हमारे पूर्वजों ने इस भाषा को अपना खून पसीना बहाकर जिंदा रखा है। यह भाषा उनकी देन है, जो यह पूरे विश्व में तीसरा स्थान प्राप्त करता है। इस भाषा के जरिए हम पूरे विश्व को पार कर सकते हैं और किसी भी क्षेत्र में या कई पेशों में उन्नति और विकास को संभावनाओं को बढ़ाने का जरिया है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय कारोबार, पर्यटन, पत्रकारिता, अनुवाद आदि हैं। और तो और हिंदी भारतीय संस्कृति का वह सबसे अहम हिस्सा है। यह भाषा एक समृद्ध विरासत है, जहाँ अलग अलग इलाकों में रहने वाले और जहाँ सभी क्षेत्र तथा समुदाय के लोग निवास करते हैं, उन सभी के खान पान, रहन सहन, पर्व त्योहार को जानने और समझने का अवसर मिलता है। अंत में यही कहूँगा कि यह भाषा एक संस्कृति आभूषण है और आकर्षक मंजिल है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मेधांश योगेश्वर जी। आपने बहुत अच्छा बताया कि हिंदी जो भाषा है उसमें कितने अवसर हैं। अनुवाद का भी है, हिंदी कर सकते हैं और हिंदी में अनुवाद से हम दूसरी संस्कृतियों को भी जान सकते हैं। बहुत अच्छी प्रस्तुति आपकी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी आज की तीसरी प्रस्तुति की तरफ और हम चलते हैं लिथुआनिया। लिथुआनिया से हम आमंत्रित करते हैं ओरिनिता बकरिनीते को। आप विल्सन विश्वविद्यालय लिथुआनिया में बीए तृतीय वर्ष की छात्रा हैं। आप 2 बार भारत आई हैं और भारत आकर आपको भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषा से लगाव हो गया और उनका मानना है कि हिंदी भाषा को
अच्छे से समझ बोल सकती हैं और अपने दैनिक कार्यों में वो प्रतिदिन इसका उपयोग कर रही हैं। तो देखा आपने भारत का जादू, जो भारत जाता है भारतीय बन जाता है। तो सुनते हैं औरनिता जी को। औरनिता जी, आपका मंच पर स्वागत है। अ, सभी को नमस्ते। मैं औरंता हूँ, विल्नुस विश्वविद्यालय की छात्रा। मैं दक्षिण एशिया अध्ययन के चौथे वर्ष की छात्रा हूँ और अपनी पढ़ाई के कारण मुझे हिंदी सीखने का अवसर मिला। तो भाषा जाने से मुझे 2 बार भारत जाने का मौका मिला। मैं दोनों बार 2 अलग-अलग विश्वविद्यालयों में गई। इसलिए आज मैं आपको 7 भारतीय विश्वविद्यालयों में अपनी यात्राओं और अध्ययन के अनुभव साझा करूंगी। मेरी भारत की पहली यात्रा 2 साल पहले हुई थी। मैं पंजाब राज्य में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी नामक एक विश्वविद्यालय में गई। इसे एलपीयू के नाम से भी जाना जाता है। मैं यहाँ एक एक्सचेंज प्रोग्राम के साथ आई और प्रोग्राम 6 महीने तक चली। नए दोस्तों, शिक्षकों और विश्वविद्यालय की कक्षाओं से मुझे भारतीय संस्कृति और परंपराओं को और करीब से जानने का मौका मिला। मैंने विश्वविद्यालय में भारत के बारे में विभिन्न कक्षाओं में भाग लिया। मेरी सुबह की योग कक्षाएं भी थी। ये एक नया अनुभव थी, लेकिन मैंने वास्तव में इसका आनंद लिया। इन महीनों के दौरान मैंने 2 महत्वपूर्ण भारतीय त्योहार, दुर्गा पूजा और दिवाली मनाए। ये खास पल थे जब मैंने लोगों और उनकी परंपराओं ये अच्छी तरह समझा। स्वादिष्ट भोजन ने मुझे पंजाब की भीषण गर्मी से निपटने में मदद की। विश्वविद्यालय में केवल शाकाहारी भोजन बनाया जाना था। मैंने विश्वविद्यालय और रेस्तरां में कई स्वादिष्ट भोजन खाए, जिन्हें मैं अब भी घर पर बनाती हूँ। आलू पराठा आज तक मेरा सबसे पसंदीदा है। इस यात्रा के दौरान मुझे भारत भर में घूमने का अवसर मिला। तो मैंने काशी, ऋषिकेश, बेंगलुरु, नई दिल्ली, अमृतसर और श्रीनगर की यात्रा की। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और गोवा राज्य भी गई। एलपीयू में मेरे अनुभव ने मुझे बेहतर हिंदी सीखने और अधिक साहसी बनने और गलतियां करने से न डरने में मदद की है। मेरी भारत की दूसरी यात्रा आधे साल पहले हुई थी। मैं नई दिल्ली और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी गई। इसे जेएनयू के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ मेरी यात्रा 2 महीने तक चली। ये यात्रा बैचलर थीसिस के लिए शोध करने के लिए थी। तो दोनों यात्राओं में हिंदी ने मुझे स्थानीय लोगों से बात करने, नए दोस्त बनने और इंटरव्यू लेने में मदद की। तो अगर ये हिंदी के लिए नहीं होता तो मैं ये सब नहीं कर पाती। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अरुणिता जी, आपने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। और साझा ही नहीं किया आपने, तो बहुत कुछ सीख लिया हिंदी के साथ। आलू के पराठे बनाने सीख लिया आपने तो बहुत अच्छा। बहुत अच्छा अनुभव रहा। और हिंदी के प्रति आपका प्रेम हम सब के लिए सच में बहुत गर्व की बात है कि आप हिंदी भाषी देश से होते हुए भी हिंदी के लिए इतना कार्य कर रही हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमने 3 मेधावी छात्राओं को सुना जिनके छात्र और छात्राएं इतने मेधावी हैं। तो आइए अब उनके शिक्षकों से मिलते हैं। तो अब सबसे पहले मैं बुलाना चाहती हूँ, मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय नितिन वड़क्के मथडिल मर्थिल जी को आमंत्रित करती हूँ, जो कुवैत से हमारे साथ जुड़े हैं। आप भारतीय सामुदायिक स्कूल कुवैत में हिंदी विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। आप 2008 से अध्ययन के क्षेत्र में कार्यरत हैं। आपने विभिन्न पाठ्यक्रमों जैसे ICSE, CBSE और ISSE से जुड़े विद्यालयों में शिक्षण का अनुभव प्राप्त किया है। अपने छात्रों की सहायता से हिंदी हॉच पॉच, अगर मैं सही बोल रही हूँ तो हॉच पॉच नाम से YouTube चैनल शुरू किया है। अरे वाह! जहां आप व्याकरण के विषय को सरल और सहज तरीके से समझाते हैं। तो देखते हैं आज हम भी आपसे व्याकरण समझ पाते हैं। आदरणीय, मंच पर आपका स्वागत है। नमस्ते मैम, धन्यवाद मैम। सामान्य मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों, आदरणीय आयोजकगण और इस वेबिनार में भाग ले रहे सभी प्रतिनिधिगण, मेरा नाम नितिन और मैं कुवैत स्थित द इंडियन कम्युनिटी स्कूल का प्रतिनिधित्व करते हुए आज इस मंच पर उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं जो बोल रहा हूँ उसके पहले मैं इन लोगों को, मैंने दिशलीन और मेधांश और ओरिंटा, इन लोगों का पहले बधाई देना चाहता हूँ। आप लोगों के जो हिंदी सुन के विशेषतः जो ओरिंटा, मैं से सोच रहा था जैसे कहाँ तक बोल पाएंगे, पर ये शायद हमारे जो बच्चे, हमारे पास जो बच्चे हैं उससे ज्यादा अच्छी तरह से हिंदी बोल पा रही है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाइयाँ, क्योंकि हिंदी भाषा के प्रति जो आपका जो लगाव है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले इस प्रकार के एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में विचार प्रकट करने के लिए मुझे मौका देने के लिए विश्व हिंदी सचिवालय के सभी सदस्यों का आभार प्रकट करना चाहता हूं। हिंदी भाषा को विश्व स्तर तक पहुंचाने और हिंदी भाषा को बढ़ावा देने और उसके प्रचार प्रसार हेतु आपके द्वारा उठाया गया यह महत्वपूर्ण कदम बहुत सराहनीय है। कुवैत में स्थित हमारे स्कूल द इंडियन कम्युनिटी स्कूल की 5 शाखाएं हैं और यहाँ पे 6,000 से ज्यादा छात्र अध्ययन कर रहे हैं। अपने विद्यालय में हर शिक्षकगण द्वारा हिंदी भाषा शिक्षण और छात्रों की मौखिक अभिव्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अनेक शिक्षण विधियों, सामग्रियों, गतिविधियों का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, विदेश में हिंदी क्षेत्र से नहीं, हिंदी क्षेत्र से भी अनेक लोग कार्यरत हैं। कुवैत की स्थिति भी इससे भिन्न नहीं। इसलिए हमारे विद्यालय में विभिन्न भाषा बोलने वाले छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं। उनसे अधिकतर छात्र हिंदी क्षेत्र से हैं। तो हिंदी भाषा को बढ़ावा देना और हिंदी भाषा के प्रति छात्रों में रुचि उत्पन्न करना, इन दोनों में हम शिक्षकों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा यहाँ हिंदी से ज्यादा अंग्रेजी का प्रचार अधिक है। हिंदी को सिर्फ एक दूसरी भाषा का स्थान दिया गया है और इसकी तुलना फ्रेंच भाषा से की जाती है। यह हम शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करने वाली बात है। हम हिंदी भाषा के प्रति छात्रों को प्रेरित करने एवं भाषाई कौशलों में उन्हें प्रभावी बनाने हेतु विभिन्न प्रतियोगिताओं, कार्यक्रमों, गतिविधियों का आयोजन हम लोग कर रहे हैं कक्षा में और पाठ्यसागामी क्रियाओं की तरह। हम शिक्षक शिक्षिकाएं पाठ पढ़ाने से पहले छात्र छात्राओं के पूर्व ज्ञान का जान कराने एवं पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करने हेतु उनसे या पाठ से संबंधित या पाठ के विभिन्न अंशों से संबंधित प्रश्न पूछेंगे, या नहीं तो उनसे कुछ घटना, यानी तो वर्तमान परिस्थिति से संबंधित करते हुए कुछ घटना या कहानी का जिक्र देते हैं, ताकि छात्र पाठ की ओर पूर्ण रूप से अपना ध्यान दे सके। पाठ समझाते समय भी छात्रों को भी अपनी अपनी राय प्रकट करने का अवसर देते हैं और पाठ से संबंधित बहुत सारी गतिविधियों का आयोजन हम लोग करते हैं, जैसे कि पठन, वाचन, कविता पाठ, संवाद, परिचर्चा, वाद विवाद, रोल प्ले, आशु भाषण, कथा कथन, कहानी लेखन, साक्षात्कार आदि, ताकि हमारे छात्र भाषाई कौशलों में प्रभावी हो। हमारे यहाँ तकनीकी उपकरण
उसका प्रयोग बराबर किया जाता है। ऑडियो विजुअल सामग्री और डिजिटल प्रोजेक्शन के माध्यम से अध्ययन में उनकी रुचि बढ़ाने की पूरी कोशिश हम लोग रख रहे हैं। इसके अलावा हिंदी भाषा के प्रति छात्रों को प्रेरित कराने हेतु हर साल जिस प्रकार भारत में हिंदी दिवस धूमधाम से मनाए जाते हैं, उसी प्रकार उसी जोश के साथ हम अपने विद्यालय में भी हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में बहुत सारी प्रतियोगिताओं, बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन हम लोग करते हैं। तो इस बार हम लोगों ने अंतर विद्यालय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है। इसमें कथा कथन, काव्य पाठ, नुक्कड़ नाटक, चित्रात्मक कथन, वाद विवाद और एकल अभिनय आदि उससे उसके अलावा बाकी जो कक्षा में किया गया है, तो ऐसी प्रतियोगिताओं का या और कार्यक्रमों का, गतिविधियों का आयोजन हम लोग कर रहे हैं हिंदी दिवस से संबंधित। तो इन कार्यक्रमों का उद्देश्य हिंदी भाषा की समृद्धि को प्रोत्साहन देना और छात्रों की भाषाई व रचनात्मक प्रतिभा को मंच प्रदान करना था। इन प्रतियोगिताओं के द्वारा छात्रों को हिंदी में आत्मविश्वास पूर्वक अभिव्यक्ति करने के लिए प्रेरित किया। हिंदी भाषा के प्रति गर्व और एकता की भावना विकसित की हम लोगों ने। तो इस पर मेरा पूरा विश्वास है कि हम लोगों ने इस पर 100% न्याय किया है बच्चों के साथ और हिंदी के साथ। यह आयोजन न केवल हिंदी दिवस की भावना का उत्सव था, बल्कि छात्रों को हिंदी भाषा की सुंदरता को अपनाने और संरक्षित करने के लिए प्रेरित भी करता है। यह न केवल भाषाई कौशल को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि उनके आत्मविश्वास और संचार कौशल को भी बढ़ाता है। और मेरी ओर से कुछ विनम्र निवेदन है। जैसे कि मैंने पहले कहा, हिंदी भाषा की तुलना किसी दूसरी विदेशी भाषाओं से की जाती है, क्योंकि ये इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे उससे संबंधित अधिकारीगण यानी तो उससे संबंधित लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। छात्रों की फ्रेंच या अन्य विदेशी भाषाओं की ओर आकर्षित होना ये असल में हमारे यहाँ पे एक ट्रेंड के रूप में बन गया है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि उनकी पाठ्यक्रम जो है वो सरल है और वर्तमान परिस्थितियों की उनकी प्रासंगिकता भी बढ़ती जा रही है। हमें अपनी हिंदी भाषा को भी इस प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने और लोकप्रिय बनाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं हम लोग भी, और ये असल में ये आज की आवश्यकता भी है। तो मेरा सुझाव इस प्रकार है। कुछ पाठ्य पुस्तकों में सुधार, सबसे पहले ये बात है, क्योंकि हमारी जो सीबीएसई की जो पाठ्य पुस्तक जो है, ये शायद पिछले 20 या 25 वर्षों से यही पाठ्य पुस्तक चलती जा रही है। इसमें कोई बदलाव नहीं आए। जो पाठ्यक्रम में जो बदलाव आए हैं, पर पाठ्य पुस्तक में जो बदलाव वो नहीं है अभी तक। कुछ पाठ तो काटा गया है, कुछ जोड़ा गया, उतना ही है, और ज्यादा कुछ बदलाव पाठों में नहीं किया गया उन्होंने। तो इसलिए हिंदी पाठ्य पुस्तकों को सरल, रोचक और व्यावहारिक बनाना अति आवश्यक है। इनमें वर्तमान जीवन से संबंधित विषयों, छात्रों की रुचियों और विदेश में रहने वाले, क्योंकि विशेषतः जब हम लोग मिडिल ईस्ट में काम करें तो हम अपने बच्चों की के लिए जो कठिन है या सरल है, हमें तो ठीक से पता है। तो इसलिए विदेश में रहने वाले बच्चों की जरूरतों का समावेश इसमें होना चाहिए। पाठ्यक्रम में आधुनिक कहानियां, संवादात्मक गतिविधियां, नए युग के साहित्य, ऐसी सारी चीजें हम लोग उसमें जोड़ सकते हैं। दूसरा सुझाव यह है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के लिए कोर्स सी का प्रस्ताव। तो विदेश में आपको पता है यहाँ पे कोर्स बी माने कोर्स ए और कोर्स बी है, तो यहाँ पे कोर्स बी का ही चलन है। तो यहाँ पे हमारे बच्चे, मैंने पहले कहा, जो जिस प्रकार हिंदी को उतना महत्व नहीं देते, तो ये असल में उनकी रुचि बढ़ाने एवं उनमें हिंदी के प्रति जो प्रेम है वो बढ़ाए रखने के लिए हमें कोर्स सी का ऐसा एक कोर्स बनाना चाहिए, कोर्स सी, जिनमें सरल भाषा, प्रासंगिक शब्दावली और व्यावहारिक कौशल शामिल हो। यह कोर्स छात्रों के हिंदी के साथ साथ उनके जीवन में इसकी उपयोगिता का भी एहसास कराएगा। तीसरा सुझाव यह है, हिंदी को व्यावसायिक रूप से जोड़ना। छात्रों को यह समझाने की आवश्यकता है कि हिंदी न केवल एक भाषा है, बल्कि अपने करियर के लिए भी उपयोगी हो सकती है। हिंदी में अनुवाद, कंटेंट राइटिंग, पत्रकारिता, डिजिटल मीडिया जैसे बहुत सारे क्षेत्र में उनके रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। तो ये जो मैंने अभी जो कहा सुझाव जो है, सुझाव के रूप में हिंदी भाषा को छात्रों के लिए प्रासंगिक, रोचक बनाए रखने के लिए है। इसे लागू करने में हम लोग माने स्कूल प्रशासन, पाठ्यक्रम समिति, सीबीएसई के लोग
और शिक्षण मंत्रालय और हम शिक्षक सारे लोगों को मिलकर प्रयास करना होगा ताकि हिंदी भाषा अध्ययन में एक सकारात्मक परिवर्तन हम लोग लाया जा सके। आइए हम सब मिलकर हिंदी भाषा को अपने गौरवशाली स्थान तक पहुंचाने का प्रयास करें। विश्व स्तर पर भी हिंदी को पहचान दिलाने की इस कार्य में अब हमें अपनी भूमिका निभानी होगी। मैं एक और बार विश्व हिंदी सचिवालय का हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस अवसर पर मुझे अपने विचार साझा करने का मौका दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नितिन जी। आपने कुवैत में हिंदी की स्थिति और हिंदी की पाठ्यक्रम की पुस्तकों में क्या क्या सुधार होने चाहिए उसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। क्योंकि मैं नीदरलैंड में रहती हूँ और मैं भी यहाँ पर हिंदी पढ़ाती हूँ, तो मुझे लगता है कि प्रवासी लेखकों का हिंदी जो विशेष तौर पर जो भारत से बाहर जो हिंदी पढ़ाई जाती है, चाहे वो स्कूल हो या व्यक्तिगत हो, उनकी पाठ्य पुस्तकों में प्रवासी लेखकों का योगदान जरूर लिया जाना चाहिए। क्योंकि हर देश के अपने जो वर्ण होते हैं और स्वर व्यंजन होते हैं वो सब अलग होते हैं, तो हम हर जगह अंग्रेजी को उसका ऑप्शन बना के नहीं यूज कर सकते। आपने बहुत अच्छे विचार हमारे साथ साझा किए, आपका बहुत बहुत आभार। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे मेधांश जी की शिक्षिका की ओर। मॉरिशस चलते हैं हम, और मॉरिशस से मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय रेणुका चमन जी को, जो हमारे साथ मॉरिशस से जुड़ी हैं। आप 25 वर्षों से निस्वार्थ हिंदी की सेवा कर रही हैं। आप पीतो हिंदी पाठशाला में प्रत्येक शनिवार को प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर के छात्रों को हिंदी पढ़ाती हैं। आदरणीय रेणुका चमन जी, मंच पर आपका स्वागत है। आदरणीय रेणुका जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इस बीच में हमारे साथ प्रिया राय जी जुड़ गई हैं त्रिपुरा से। महाराष्ट्र से प्रोफेसर प्रकाश चिरकुड़े जी जुड़ गए हैं, और भी बहुत सारे हमारे दर्शक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, और सब इस कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। और नितिन जी ने सुझाव दिए हैं प्रवासी लेखकों के लिए, उसके लिए आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। रेणुका जी हमारे साथ जुड़ी हैं आप? अच्छा, कोई बात नहीं। हम अगले वक्ता की ओर हम चलते हैं, तो तब तक मैं रेणुका जी। जी हाँ, तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम चलते हैं लिथुआनिया। और लिथुआनिया से ओरिनिता जी की अध्यापिका को हम आमंत्रित करते हैं। लिथुआनिया से गाबी वोसिलुतु जी को। आप विल्सन विश्वविद्यालय लिथुआनिया में 6 वर्षों से हिंदी शिक्षण और आधुनिक हिंदी साहित्य की पढ़ाई करवा रही हैं। आपने इसी विश्वविद्यालय से बीए तथा एमए की डिग्री प्राप्त की है। आपको विल्सन विश्वविद्यालय, उपसाला विश्वविद्यालय, स्वीडन तथा केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, भारत में हिंदी सीखने का अवसर मिला है। आप भारतीय तथा अन्य एशियाई देशों की संस्कृति और कला से जुड़ी परियोजनाओं का आयोजन भी करती हैं। तो गोबिया वसुलित जी, आपका मंच पर स्वागत है। नमस्ते जी, सभी को नमस्ते। जैसा कि मेरा परिचय दिया गया है, मेरा नाम गाबिया है। मैं जी विल्नियस विश्वविद्यालय लिथुआनिया में हिंदी भाषा और दक्षिण एशिया के साहित्य की प्राध्यापिका हूँ। पिछले 5-6 सालों से यहाँ हिंदी पढ़ा रही है, और मुझे इस काम से गहरा लगाव है, क्योंकि ये सिर्फ भाषा सिखाने का काम नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, समाज और साहित्य को करीब से समझने और समझाने का मौका भी देता है। विल्नियस विश्वविद्यालय में हिंदी की पढ़ाई का सफर 1990 में शुरू हुआ था। इस प्रोग्राम का पूरा नाम है अभी भारत और दक्षिण एशिया की पढ़ाई। यहाँ छात्र सिर्फ हिंदी और संस्कृत ही नहीं, बल्कि भारत के इतिहास, कला, समाज, धर्म और बाकी विषयों को भी सीखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें पढ़ाई के दौरान भारत जाने का भी मौका मिलता है, जैसे
कि हमने सुना ओरिंटस से। हमेशा यही सलाह देती हूँ अपने छात्रों को कि अगर मौका मिले तो भारत जरूर जाएं। वहाँ की भाषा, समाज और लोगों से सीखने का अनुभव किताबों से कहीं ज्यादा सिखाता है। हमारे छात्र जेएनयू, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, एलपीयू या देव संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार में और अलग इस तरह के संस्थानों में पढ़ाई कर सकते हैं। अगर किसी वजह से भारत जाना मुमकिन नहीं होता तो यूरोप के किसी और विश्वविद्यालय में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे मानना है कि भाषा सीखने के लिए उस माहौल में जाना सबसे जरूरी है जहाँ हिंदी बोली जाती है। अब मैं आपको अपने पढ़ाने के तरीके के बारे में कुछ बताती हूँ। मैं बीए के पहले और दूसरे साल के छात्रों को हिंदी पढ़ाती हूँ। ये उनके लिए बिल्कुल नई भाषा होती है, तो शुरुआत में ज्यादा समय व्याकरण और शब्दावली पर ही देना पड़ता है। हमारी कक्षाओं में उषा जैन और मैग्रेगर की किताबों का इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा हमारे पास एक हिंदी कोर्स बुक भी है जो लिथुआनियाई भाषा में, तो हमारी मातृभाषा में भी है। और ये किताब 2009 में रस्सा सिंह ने प्रकाशित की थी, ये वाला आप देख सकते हैं। मुझे ये देखना अच्छा लगता कि जैसे जैसे छात्र हिंदी में आत्मविश्वास पाते हैं वैसे वैसे वे साहित्य में रुचि दिखाने लगते हैं। दूसरे सेमेस्टर के बाद मैं उन्हें प्रेमचंद या निर्मल वर्मा जैसे लेखकों की कहानियों के छोटे छोटे हिस्से पढ़ाने और अनुवाद करने की करने की कोशिश करती हूँ। निर्मल वर्मा की सरल सरल भाषा उन्हें बहुत पसंद आती है, और जब ये कहानियों उनके दिल को छूती है तो भाषा सीखने का मजा दोगुना हो जाता है। मुझे पता है कि सिर्फ किताबें पढ़ने से हिंदी नहीं सीखी जा सकती। इसीलिए मैं अपने छात्रों को हिंदी फिल्मों के क्लिप्स दिखाती हूँ और पॉडकास्ट सुनने को कहती हूँ। इससे वे हिंदी को बोलचाल की भाषा के रूप में समझते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती होती है उन्हें बोलने का अभ्यास कराना। हमारे देश में हिंदी बोलने वालों की संख्या बहुत कम है, तो ये काम और मुश्किल हो जाता है। कभी कभी मैं अपने कक्षा में हिंदी बोलने वाले लोगों को बुलाती हूँ ताकि छात्रों को सीधे संवाद करने का मौका मिले। और अगर ऐसा संभव ना हो तो हम जोड़ों में काम करते हैं। एक मजेदार तरीका ये भी है कि हम भाषा से जुड़े खेल खेलते हैं, जैसे आलियस की तरह खेल। आपको शायद मालूम होगा, अगर नहीं तो मैं समझाऊंगी। इस खेल में लोग किसी शब्द का मतलब अपने शब्दों में समझाना चाहिए लोगों को, और बाकी लोग उस शब्द का अंदाजा लगाते हैं। एक और खेल जो छात्रों को पसंद आता है वो है, एक छात्र किसी तस्वीर का मौखिक वर्णन करता है और दूसरे छात्र को इस विवरण के आधार पर तस्वीर बनानी होती है। इस खेल के अंत में जब असली तस्वीर और बनाई गई तस्वीर की तुलना होती है तो सभी खूब हंसते हैं, क्योंकि अंतर बहुत बड़ा होता है ज्यादातर। अब थोड़ी बात मेरे छात्रों के बारे में। कुछ छात्र हिंदी इसलिए सीखते हैं क्योंकि वे भारतीय साहित्य का अनुवाद करना चाहते हैं। लेकिन कई बार वे मुझसे पूछते हैं, जब भारत में अंग्रेजी इतनी प्रचलित है तो हिंदी क्यों सीखनी चाहिए? ये सवाल वाजिब है। मेरा जवाब यही होता है कि हिंदी भारत की आत्मा है। अगर आप भारत को सच में समझना चाहते हैं तो हिंदी सीखना जरूरी है। कभी कभी मैं देखती हूँ कि वे अपनी रचनाएं ऑनलाइन अनुवाद टूल से कर लेते हैं। ये समस्या सिर्फ हमारे विश्वविद्यालय में नहीं बल्कि दुनिया भर में है मेरे ख्याल से। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हें खुद मेहनत करने के लिए प्रेरित करूँ।
अंत में बस इतना कहना चाहूंगी कि हिंदी सिखाना मेरे लिए सिर्फ एक पेशा नहीं है, ये मेरा जुनून है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरे छात्र खुद हिंदी हिंदी से प्रेरित करें और आगे काम करें। धन्यवाद सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद गाविया वोसिलुते जी। आपके हिंदी भाषा प्रेम को देखकर हम गदगद हो गए हैं कि आपको भारतीय संस्कृति और भारत से इतना प्रेम है कि आपने उसे आत्मसात कर अपने देश में फैलाने, प्रचार प्रसार के लिए आप संलग्न हैं। और जिस तरीके से आप हिंदी पढ़ाती हैं अपने छात्रों छात्राओं को, खेल के प्रति और हिंदी बोलने वाले लोगों को बुलाकर, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण और प्रशंसनीय कदम है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम कार्यक्रम के लगभग अंत में हैं, लेकिन हम सबको सुन चुके हैं, हमारे छात्रों को सुन चुके हैं। नहीं, रेणुका जी, बहन जी, रेणुका जी रह गई हैं, उन्हें बुला दीजिए। जी, जी आदरणीय रेणुका जी, आप मंच पर उपस्थित है। जी, मैं हूँ यहीं पर। सॉरी, मेरा कैमरा काम नहीं कर रहा है, पर मैं बोल पा रही हूँ। हाँ आपका स्वागत है। जी, मेरा सभी को नमस्ते। सॉरी, मैं थोड़ी सी इस तकनीकी वजह से रुक गई थी। अब मैं आपको ज्वाइन कर रही हूँ। तो मैं बहन जी रेणुका चमन, जो प्राथमिक पाठशाला की शिक्षिका हूँ, और आज मैं आप लोगों को अवगत करूंगी अपना अनुभव कि किस तरह से मैं बच्चों को हिंदी पढ़ाती हूँ। शुरू में बच्चे जो हैं, जो पूर्व प्राथमिक के कक्षा से निकलकर जब वे लोग प्राथमिक स्तर में या प्राथमिक कक्षा में पहुंचते हैं, तब हमारे लिए, मैं बहन जी के तौर पर, बहुत कठिनाई होती है उन बच्चों को हिंदी सिखाने के लिए। तो बस कक्षा के उबाऊ भगाने के लिए मैं बच्चों को जो वर्णमाला है 13, उसको गा कर सुनाती हूँ। कक्षा का जो माहौल है वो बदल जाता है बिल्कुल। गाकर, जिस तरह से माँ लोरी गाकर बच्चे को सुलाती है और बच्चे खुश हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार मैं भी 13 वर्णमाला को गाकर सुनाती हूँ। जैसे अ आ ई उ री, ए ऐ ओ औ अंग अह। बच्चे इसे सुनकर सच में बहुत खुश हो जाते हैं और रोज इस तरह से रटते हैं। इसके रटने के बाद अब मैं उन लोगों को लिखना सिखाती हूँ कि किस तरह से अ को लिखना है। बच्चे एक बार में नहीं पहचान पाएंगे, सो धीरे धीरे उसको हर एक अक्षर को आधा आधा करके हम सिखाते हैं। फिर कापी में शिरोरेखा भी बनाते हैं ताकि लिखने में उनको आसानी हो। इस तरह से बच्चे जब 13 वर्णमाला लिख देते हैं, तब हम हर एक अक्षर को एक चित्र बनाकर दिखाते हैं। जैसे अ से अनार, आ से आम। इस तरह से बच्चे को अक्षर और चित्र पहचानने में आसानी होती है। अब इसके बाद हम व्यंजन की ओर चलते हैं। क ख ग व्यंजन है 36 व्यंजन। एक बार में तो बच्चे नहीं पकड़ पाएंगे 36 अक्षरों को, सो हम रोज 2-2 पंक्तियों को पढ़ाते हैं। क ख ग घ अंग, च छ ज झ। उनको हम श्वेत पद पर मोटे अक्षर में लिख कर बताते हैं ताकि बच्चे ध्यान से देखें और उसको पहचाने। फर्क सिर्फ इतना है, उनको देखना और पहचाना, ये बहुत अहमियत है बच्चों के लिए। अगर बच्चे अक्षर को पहचान ले तो पढ़ने में आसानी होती है। तो इस तरह से हर एक अक्षर को, जैसे क को एक दूसरे अक्षर से जोड़कर शब्द बनाते हैं, और बच्चे ल अक्षर को बहुत पसंद करते हैं। ल से लाल। इस तरह से बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो मैं हमेशा क से ल को जोड़ती हूँ। क ल कल, म ल मल। जो बच्चे मेरे साथ रटते हैं, बोलते हैं, और रोज इस तरह से अभ्यास करते करते बच्चे बिल्कुल अच्छी तरह से हिंदी बोलना पकड़ लेते हैं और साथ में लिख भी लेते हैं। फिर इसके बाद अब हम मात्रा पर चलते हैं। मात्रा आ, ई, ओ, उ बच्चे को बताते हैं लिख कर श्वेत पद पर। बच्चे ध्यान से देखते हैं। कभी कभी चौथ पर भी होता है, बच्चे उनको जोड़ते हैं। क ओ को, म ओ मो, म आल माल। बच्चे पीछे पीछे, बहन जी के पीछे पीछे बोलते हैं, और इस तरह से बच्चे अपनी रुचि दिखाते हैं इस भाषा के प्रति। और हम अपनी भाषा को हमेशा हमेशा इसी तरह से बढ़ावा देते हैं ताकि हमारे बच्चे जो है हिंदी भाषा को अपनाए, उसको नकारे नहीं।
फिर अंत में क्या कहूंगी कि छोटे छोटे शब्द, 2 अक्षर वाले शब्द को सिखाते, फूल फूल, फल फल, तू आ तू जा। मौखिक रूप से बच्चे को अभिनय के साथ बताते हैं, लिखते हैं और अभिनय के साथ बताते हैं। तो बच्चे रोज इसी तरह से उच्चारण करते हैं, मलमल, म आला माल, ब आला बाल। इस तरह से उच्चारण करते करते बच्चे अंत में सीख भी लेते हैं, लिखना सीख लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं और अक्षरों को पहचान भी लेते हैं। बस यही मेरी आशा है कि मैं अपने बच्चों को इसी तरह से हिंदी के प्रति उनको खींचूं, उनको प्रेरित करूं हमेशा, ताकि वे अपनी भाषा को अपनाएं, अपने भाषा को पीछे न छोड़े। और मेरी यही कामना है कि मैं इसी तरह से अपनी कक्षा को आगे लेकर चलूं तथा अपने बच्चों को यही, जैसे कि मेरा छात्र है मेधांश ने कहा कि हिंदी से हमारी पहचान है, कि मैं भी इस वाक्य को नहीं नकारूंगी बल्कि एक्सेप्ट करूंगी, मानती हूँ कि हाँ, हिंदी से हमारी पहचान है। जब तक हिंदी हमारे साथ है, हमारे पास में है, हमारी जागीर की तरह है, हिंदी हमारी धरोहर है। इसे हमें जगाना है, जीवित करना है, आगे लेकर चलना है। और मैं विश्व हिंदी सचिवालय के प्रति अपना जो आभार प्रकट करती हूँ कि इन्होंने मुझे एक ऐसा मौका, बल्कि सुनहरा मौका दिया है कि इस मंच पर आकर आप लोगों के साथ कुछ बोले और अपना अनुभव बांट सकूं। धन्यवाद। आदरणीय रेणुका चमन जी, आपने बहुत सुंदर शब्दों में कहा कि हिंदी हमारी पहचान है, हमारी विरासत है और इसे सजो कर रखना और आने वाली पीढ़ी को सिखाना पढ़ाना भी हमारा ही कर्तव्य है। और आप जिस लगन से हिंदी का प्रचार प्रसार मॉरिशस में कर रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। अब हम आगे चलते हैं और जैसा कि हमारे कार्यक्रम की रूपरेखा में होता है कि हम अध्यक्षीय भाषण से पहले 5 मिनट का परिचर्चा सत्र रखते हैं। तो परिचर्चा सत्र के लिए मैं विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव आदरणीय डॉक्टर माधुरी रामधारी जी को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय, मंच में आपका स्वागत है। धन्यवाद ऋतु जी। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती सुनीता जैन जी को। आप सबसे पहले परिचर्चा सत्र में अपने विचार हमारे सामने रखेंगी। सुनीता जैन जी। आदरणीय सुनीता जैन जी, मंच पर आपका स्वागत है। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपका माइक बंद है। कोई तकनीकी खराबी है शायद। आप अपना माइक सुनीता जैन जी, आप अपना माइक खोल लीजिए, बंद है आपका माइक, अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा, तब तक मैं वेंकटेश्वर जी को आमंत्रित करती हूँ। जी, श्री वेंकटेश्वर राय जी। आदरणीय सर, आपका मंच पर स्वागत है। हाँ, नमस्ते मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनाई दे रहे हैं मैडम? जी सर, बिल्कुल। जी जी जी। तो आज के कार्यक्रम में मुझे भी भाग लेकर जो बच्चों के विचार और शिक्षकों के विचार सुनने का सुंदर अवसर मिला है। और आज का विषय भी ऐसा है जो हिंदी भाषा के बारे में खासकर आज की अभिव्यक्ति रही। और दिशलीन कौर जी के बारे में भी मैंने सुना सबसे पहले, और उन्होंने हिंदी भाषा के बारे में और राजभाषा हिंदी के बारे में इतने अच्छे ढंग से अपने विचार व्यक्त किए। और हिंदी भाषा से ही भारतीय संस्कृति को जाना जा सकता है और साहित्य का प्रतीक हिंदी भाषा है, इस प्रकार के उत्तम शब्दों से उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। मैं दिशलीन को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और हिंदी भाषा में और अच्छी प्रवीणता हासिल करें। और उसके बाद मैं मेधांश जो मॉरिशस से, उस जो विद्यार्थी का भी वक्तव्य मैंने सुना, अपने विचार सुना। उन्होंने हिंदी भाषा के बारे में, हिंदी भाषा सीखने से
क्या लाभ होता है और हिंदी भाषा से फायदा क्या है, और हिंदी भाषा सीखने से हमें किस प्रकार की नौकरी मिलती है, और विभिन्न क्षेत्रों में, अनुवाद क्षेत्र जैसे तकनीकी क्षेत्र में हिंदी से क्या फायदा है और किस प्रकार का लाभ हमें होता है, इसके बारे में उन्होंने संक्षिप्त रूप में अपने विचार व्यक्त किए। मैं जो मेधांश को भी शुभकामनाएं देता हूं और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और उसके बाद ओरिता लुधियाना। सर क्षमा करें, मैं आपको रोक रही हूँ। जी बस जी 1-2 मिनट में ही अपने जी विचार जी देने जी हैं, जी अन्यथा हम अन्य अन्य श्रोताओं को सुन नहीं पाएंगे। जी जी तो जी जी आपने दिशलिन और मेधांश की प्रस्तुति पर जी। अपनी अभिव्यक्ति की है, बहुत धन्यवाद आपको। हाँ, अब मैं धन्यवाद मैडम। आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर प्रकाश चिकुर्देक जी को, और मैं आपसे भी विनम्र आग्रह करती हूँ कि 1-2 मिनट के भीतर आप कृपया अपनी धारणा हमारे सम्मुख रखें। डॉक्टर आदरणीय चिकुर्देक जी। आदरणीय आदरणीय सभी विद्वज्जन, नमस्ते, सबको प्रणाम। बहुत अच्छा लगा कि आप सब विदेश में रहते हुए भी भारत और भारतीय संस्कृति को अध्ययन अध्यापन के माध्यम से सोचने समझने की कोशिश कर रहे हैं। विशेष रूप से आदरणीय माधुरी मैडम जी, आदरणीय रितु शर्मा जी और वेंकटेश्वर राव जी और बहुत सारे जो छात्र और अध्यापक मिलकर कुवैत जैसे क्षेत्र में और अन्य भी कई क्षेत्र में अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया आसान कर अपने छात्रों को एक नए तरीके से हिंदी भाषा के प्रति रुचि और एक जिज्ञासा उत्पन्न करने में सभी आज के मौजूद वक्तागण सफल हुए हैं। इसलिए मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं प्रदान करता हूं और आप सबका भविष्य समझ लीजिए हिंदी के कारण उज्जवल है। बस भारत आइए, भारत के माध्यम से सारी दुनिया को, संसार को आप जाने पहचाने। धन्यवाद। बहुत 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 आभार। धन्यवाद सर जी। हाँ, बहुत धन्यवाद सर आपको। एकदम कम शब्दों में आपने अपने विचार हमारे सम्मुख रखे हैं। और पायल गुप्ता जी आरंभ से ही हमारे साथ जुड़ कुछ जी टाइप कर रही थी। पायल गुप्ता जी कुछ कहना चाह रही हैं, उन्हें भी मैं आमंत्रित करती हूँ। नमस्ते आदरणीय, तकनीकी कारणों की वजह से मैं अपना कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगी, क्षमा करें। जी, आप अपना कोई वक्तव्य। बात नहीं। जी, मंच को नमन करते हुए आप सभी को नमस्कार। और इस परिचर्चा से मुझे ये हर्ष हुआ कि भारत देश के बाहर भी हिंदी भाषी व्यक्ति और जो व्यक्तित्व जुड़े हुए हैं उनसे, वो इतना प्रेम और लगाव हिंदी भाषा से हम तक पहुंचा रहे हैं। तो हम भारत देश में रहते हुए इन प्रयासों को और गति दें। और जैसे कुवैत से जो नितिन जी सर ने बात कही, पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव किए जाएं, जैसे अनीता ने अपने विचार रखे भारत यात्रा से जुड़े हुए, तो उन सारी बातों से सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगी कि जो लेखन या पठन या जो अध्ययन है, वो सिर्फ अभ्यास का विषय है, और अभ्यास ही उसकी परिभाषा है, परिमार्जन है और पराकाष्ठा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच को नमन, आपने मुझे अपने बात कहने का अवसर दिया। आदरणीय, नमस्कार। आपको भी धन्यवाद सुनीता जी। पायल सुनीता मैम। जैन जी का माइक हाँ, पायल जी। हाँ, अभी जी मैंने सुनीता जी की टिप्पणी देखी है, इसीलिए उनका नाम ले लिया। असल में जी सुनीता जैन जी का माइक खुल नहीं रहा है, तो अगले कार्यक्रम में हम उन्हें आमंत्रित करेंगे। सूरीनाम से हमारे साथ जुड़ी हैं श्रीमती लाला लैला लैला। लाला राम जी। लैला जी, आप कुछ जी कहना चाहेंगे लैला जी? अच्छा, तो हम आगे बढ़ते हैं। शिखा जी भी आरंभ से सुन रही हैं हमें। शिखा रस्तोगी जी, आप 2 शब्द कहना चाहेंगी?
जरूर कहना चाहूंगी माधुरी जी, आज की जो प्रस्तुतियां थी इतनी अच्छी थी, स्पेशल विशेष तौर से तो लुथानिया की। उनके मुखारबिंद से जो मैंने इतनी शुद्ध हिंदी पहली बार सुनी है कि एक यूरोपियन इतनी शुद्ध हिंदी बोल रहा है। और दूसरा, जब वो भारत की यात्रा का जो वर्णन कर रही थी तो एक एक चित्र सामने आ रहा था कि किस प्रकार से उसने है ना जरा खाने का, भ्रमण का आनंद लिया है। तो मैं दोनों को, छात्रा को, उनकी अध्यापिका को तहे दिल से है ना बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ कि इतना अच्छा हिंदी का वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और दूसरा, जितना आज के जो है ना मॉरिशस के जो छात्र थे, मेधांश, उन्होंने भी बहुत अच्छी अपनी बात कही कि वो है ना भाषा ना आत्मा है, हिंदी आत्मा है। और उन्होंने जो भी अपने विचार रखे कि मैं इसलिए हिंदी पढ़ता हूँ क्योंकि ये विश्व को जोड़ती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वेदांश के बातों से। और कुवैत से जो हमारी बच्ची जुड़ी थी उसने पूरा बताया कि किस तरह से विश्व में हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है और भाषा क्यों जरूरी है, वो भाषा क्यों पढ़ती है। और उनके जो अध्यापक हैं नितिन जी, उन्होंने जो भाषी कौशल को बताया, चारों कौशल को, कि किस तरह से वो अपने स्कूल के अंदर, विद्यालय में चारों कौशलों को करते हैं। और दूसरी बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी कि जो सीबीएसई का पाठ्यक्रम है और उसके अंदर जो पुराना ही पाठ्यक्रम अभी तक चल रहा है वो नीरस हो चुका है, उसके अंदर बदलाव होना चाहिए। ये हम अध्यापकों को लगता है कि उसे रुचिकर बनाना चाहिए। और मैं सभी आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आज का जो हर बच्चे की प्रस्तुति, अध्यापक की प्रस्तुति बहुत अच्छी थी, विषय से जुड़ी हुई थी, विषय से हटकर नहीं थी। और लग रहा था कि अभी और छात्र बोले और उस पर अध्यापक अपने विचार प्रस्तुत करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी कि आज मैं इसकी सहभागी बनी और मैं इसका पूरा शुरू से लेके अंत तक मैं इसको सुन सकी। धन्यवाद माधुरी जी। आपका भी हार्दिक आभार शिखा जी। परिचर्चा सत्र का समय यहाँ पर पूरा होता है। अब मैं मंच संचालिका श्रीमती ऋतु जी से आग्रह करती हूँ कि वे अध्यक्ष महोदय जी को सादर आमंत्रित करें। ऋतु जी। बहुत बहुत आदरणीय आपका। जैसा कि हमारा परिचर्चा सत्र समाप्त हो गया है, आपने अभी सुना ही है। अब हम हमारे अध्यक्ष महोदय जो भारत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्री राम नयन दुबे जी, आप हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए अध्यक्ष भाषण के लिए मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। आप लंबे समय से हिंदी के अध्ययन में जुड़े हुए हैं, पाठन में जुड़े हुए हैं। आपके पास 39 वर्षों का शिक्षण का लंबा अनुभव है। लेखक के रूप में आपने आईसीएसई बोर्ड से संबंधित हिंदी विषय के कई पाठ्य पुस्तकों का संपादन व सहायक पुस्तकों का लेखन कार्य किया है। वर्तमान में अभी हाल ही में आपने 9वीं व 10वीं कक्षा के व्याकरण वृक्ष व मी एंड माइंड अभ्यास पुस्तिका की रचना की है। आपने कई कार्यशालाओं तथा सेमिनारों में भाग लिया है। आप असंख्य पत्रिका के संपादक हैं। आप भारतीय प्रसार परिषद मुंबई तथा शिक्षक भारती महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको राष्ट्रपति जी द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। आदरणीय, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी जो जानकारी है उसमें एक छोटी सी जानकारी मैं जोड़ देती हूँ कि जो सर हैं हमारे अध्यक्ष महोदय जो हैं, उनकी हिंदी से उनके सिखाए जो शिक्षक के रूप में आपने जिन छात्र छात्राओं को शिक्षा दी है, उन्होंने हिंदी जगत में तो अपना नाम किया ही है, उसके साथ साथ भारतीय सिनेमा में भी अपना नाम किया है। आप आपके हाथों से रणबीर कपूर और ना जाने कितने कितने जो कलाकार हैं भारतीय सिनेमा में, जो आपको स्पष्ट और अच्छी हिंदी बोलते हुए नजर आते हैं, वो सब सर के शिष्य रहे हैं। और तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर अध्यक्षीय भाषण के लिए। मंच आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतु जी। सर्वप्रथम तो मैं मंच को नमन करता हूं और आज का संचालन जिस प्रकार से आपने डॉक्टर ऋतु शर्मा नयन पांडे जी ने आपने किया है, इस संचालन के प्रति मैं सम्मोहित हूं और आपका संचालन बहुत ही सुचारू रूप से चला है।
इसके साथ ही सबसे पहले मैं अपना वक्तव्य कुछ करने के पहले मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूँगा डॉक्टर माधुरी रामधारी जी का, जो महासचिव है विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में। मैंने अपने भारत के ही नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा प्रदेश के हमारी साथी सहयोगी और हमारी शुभचिंतक शुभेच्छु प्रिया राय जी के माध्यम से मैं माधुरी जी के साथ जुड़ा। माधुरी जी से मैंने मेरा पहला टेलीफोनिक संवाद हुआ परिचय के रूप में, तो जिस प्रकार से उनके मनोभाव हमारे साथ जुड़े, तो मुझे लगा कि माधुरी जी का जैसा नाम है, उनके नाम की यथार्थता में वो माधुर्य उनके मनोभाव में भी छाया हुआ है। और पहले ही संवाद के साथ हम लोगों ने एक दूसरे के साथ में अपना सहयोग साझा कर लिया, और आज माधुरी जी के सहयोग से आज ये मुझे इतना अंतर्राष्ट्रीय मंच की जो ख्याति प्राप्त हुई है, मैं उसके लिए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और इसमें प्रिया राय जी का काफ़ी सहयोग रहा है, मैं उन्हें भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज का जो विषय है हिंदी में अभिव्यक्ति, ये अपने आप में बहुत ही उचित विषय है। और इस विषय पर जिस प्रकार से छात्रों ने, प्रतिभागी छात्रों ने और हमारे साथी शिक्षकों ने दुनिया के अलग अलग भागों से भाग लिया, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। मैं खास तौर से छात्रों को जितनी ही उनकी प्रशंसा करूं, उन्हें उनके प्रति मैं एक तरीके से आभार भी उनका व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने बड़ी ही संजीदगी के साथ हिंदी के प्रति अपना मनोभाव व्यक्त किया है। चाहे दिलशीन कौर जी हों, मेदांश जोगेश्वर हों, और अनिता ब्रकनीते जी हों, सबने हिंदी के प्रति अपना प्रेम दिखाया है। और ये दिखाया है कि भविष्य में आगे चल करके वे हिंदी का जरूर उत्थान करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका नाम अवश्य करेंगे, और उनके विचारों से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। साथ ही हमारे शिक्षक बंधुओं ने भी, श्रीमान नितिन वडक्के जी ने, सुश्री रेणुका चमन जी ने और सुश्री गाविया जी ने जिस प्रकार से हिंदी भाषा और हिंदी विषय के प्रति, हिंदी साहित्य के प्रति छात्रों में जो जागरूकता जगानी चाहिए और जो जीवंतता लानी चाहिए, उनका प्रयास काफ़ी सराहनीय है। नितिन वडक्के जी ने जो सुझाव दिया है कि पाठ्यक्रम में बदलाव होना चाहिए, तो मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि सरकार समय समय पर पाठ्यक्रमों का नियोजन करती है, बदलाव उसमें करती है, और अभी नई शिक्षा नीति के हिसाब से भारत सरकार जो है उस पर काफ़ी गहन अध्ययन कर रही है, लोगों का सुझाव ले रहे, देश विदेश के सभी शिक्षकों का, शिक्षक समाज से भी, अभिभावक समाज से भी, तथा जो साहित्यकार लोग हैं या इस प्रकार के जैसे मंच हैं, तमाम जगह से उनका सुझाव लिया जा रहा है, और परिवर्तन की प्रक्रिया जो है वो जारी है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो सुझाव आपका जो है वो सर्वमान्य है, सुझाव देना चाहिए, क्योंकि सरकार अपने आप में सब कुछ नहीं होती है। जनता जनार्दन ही और लोग ही उनके लिए प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। तो ये बात सही है। रेणुका जी ने भी जिस प्रकार से हिंदी भाषा को छात्रों के साथ उनको सिखाने का जो कौशल ज्ञान उन्होंने अभी अभिव्यक्त किया है, मैं उन्हें भी हार्दिक शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ, और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा भी करता हूँ। गाविया जी का तो कुछ कहना ही नहीं है। उन्होंने जिस प्रकार से भारत के प्रति, हिंदी के प्रति
और वहाँ जिस प्रकार से हिंदी का प्रचार प्रसार करने में वो लगी हुई है अपने अध्यापन कौशल के माध्यम से, वो अत्यंत ही प्रशंसनीय है। मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। वास्तव में अभी संचालिका महोदय ने जिस प्रकार से हमारे प्रति जो मनोभाव व्यक्त किया है, ये बात तो सच है कि हम भारत के मुंबई जैसे जो आर्थिक नगरी है, आर्थिक राजधानी है, इकोनॉमिकल कैपिटल है ये भारत की, और ये इसे माया नगरी भी कहा जाता है। मैं यहाँ कम से कम अपने जीवन शतक के आधा 50 सालों का जीवन में बिता चुका हूँ। तो ऋतु जी, आपका कथन सत्य है कि हमारा जो विद्यालय, हमारा जो कॉलेज है, जिस मुंबई के जिस क्षेत्र में है, वो फिल्मी दुनिया वालों का क्षेत्र है। तो शुरू से ही जब से मैं वहाँ उस माहौल में रहा हूँ, तो फिल्मी दुनिया के, फिल्मी जगत के वातावरण में रहा हूँ। और उस परिवार के लोग हमारे यहाँ अपने बच्चों को अपने पठन पाठन के लिए भेजते हैं, चाहे वो बलराज साहनी जी की फैमिली रही हो, सुनील दत्त जी की रही हो, सलमान खान की फैमिली हो, और मिथुन चक्रवर्ती जी का रहा हो, जीनत अमान जी का रहा हो, रीना रॉय जी का रहा हो, नसरुद्दीन शाह का रहा है, ये सब है। रणवीर सिंह भी हमारे स्टूडेंट रहे हैं। तो मुझे उस बात का गौरव महसूस होता है। और ये इसके पीछे आप सब लोगों के हमारे पर जो शुभेच्छा है और आपका आशीर्वाद है, वो हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। रही बात आज हिंदी भाषा और हिंदी की अभिव्यक्ति, हिंदी साहित्य में जो रुचि है, तो ये तो जगत विख्यात है, जग जाहिर है कि आज दुनिया के बहुत सारे देशों में हिंदी के प्रति गौरव का भाव बढ़ा है। लगभग 150 देश ऐसे हैं, बल्कि उससे ज्यादा हैं, जहाँ के विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में हिंदी का पठन पाठन का कार्यक्रम चल रहा है। तो ये हिंदी के लिए भी और हिंदी के लिए जाने जाने वाले देश हमारे भारत के लिए भी एक गौरव की बात है। और हिंदी का अभी देखा होगा आपने कि राष्ट्रमंडल में भी, यूएनओ में भी हिंदी जो है एक विशेष रूप से भाषा के रूप में प्रतिस्थापित कर दी गई है, कि वहाँ पर भी हिंदी में सब कार्यक्रम जो है वो सुनिश्चित किए जा रहे हैं। और इसके पीछे जो है जनसामान्य की भावना है। हिंदी एक ऐसी भाषा ही है, इतनी सरल है, स्वाभाविक है, मधुर है, संगीतमय भाषा है, कि इसे अनायास ही लोग स्वीकार करके लोग अपना काम निकाल लेते हैं। ऐसा मैं नहीं, प्रसिद्ध साहित्यकार जो है जगन्नाथ चतुर्वेदी जी का कहना है। हम मानते हैं कि हिंदी ही हमारी पहचान है, और हिंदी हमारी भाषा हमारी पहचान है, लेकिन हिंदी जो है वो हमारे लिए हमारी एक अद्भुत पहचान है। हमारी हिंदी भाषा जो है, ये हमारी समृद्धि की ओर हमें बढ़ाने और बढ़ाने का एक उत्तम साधन है। हिंदी संस्कृत की बेटियों में सबसे अच्छी और शिरोमणि है, ऐसा मैं नहीं, एक बहुत महान साहित्यकार जॉर्ज ग्रियर्सन जी का एक कथन है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि हमारी हिंदी भाषा जो है वो राष्ट्रभाषा के रूप में मान लेना चाहिए। ठीक है, संवैधानिक रूप से ये राष्ट्रभाषा हमारे यहाँ नहीं है, राजभाषा के रूप में है, लेकिन उनका यह कहना था पहले ही कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा होता है, ऐसा गांधी जी ने कहा है। और उन्होंने आगे भी ऐसे अपने विचार दिया है कि हिंदी भाषा के लिए मेरा प्रेम सब हिंदी प्रेमी जानते हैं। यानी गांधी जी हिंदी के प्रति समर्पित थे, और हम सब लोग गांधी जी की ही छत्रछाया में रह करके आज आजादी का महोत्सव मनाते हैं। उनका यह भी मानना था कि हिंदी भाषा का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न है,
और सबसे बड़ी बात तो सुमित्रानंदन पंत जी ने कहा है कि हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोता है। साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा है कि हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य को सर्वांग सुंदर बनाना ये हमारा कर्तव्य है। जैसा कि अभी हमारे सभी प्रतिभागी छात्रों और हमारे साथी शिक्षकों ने अपनी अभिव्यक्ति में इस भाव को व्यक्त किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ही कहा है, ये सभी लोग जानते ही हैं, जग जाहिर है, निज भाषा उन्नति है, सब भारत भाषा सब उन्नति को मूल। ये हरिश्चंद्र जी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा, साहित्यकार ने। अगले साहित्यकार की बात मैं कहता हूँ, पंडित रघुनाथ पिल्लार क्या बात कहता हूँ कि भाषा के उत्थान में एक भाषा का होना आवश्यक है, इसलिए हिंदी सबकी साझा भाषा है। वैसे विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं वो सर्वमान्य हैं और उनका सम्मान है। अपने अपने प्रकृति में, अपने अपने जलवायु में, अपने अपने माहौल में वह वहाँ प्रतिस्थापित हैं। हम लोग सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन हिंदी के प्रति हमारी जो रोचकता है, हिंदी के प्रति हमारा जो मनोभाव है, वो स्वाभाविक रूप से कहीं अधिक है। और हम चाहते हैं कि हमारी जो भावी पीढ़ी है, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो हिंदी को अपनाए, हिंदी में वो जिए, हिंदी में सोए, हिंदी में खाए, हिंदी में पिए, हिंदी में सोचे। इसको जीवंत बना करके वो आगे बढ़े, खुद भी बढ़े और हिंदी को भी बढ़ाए। जैसा कि अभी प्रतिभागी छात्रों ने कहा, एक छात्र ने बताया कि हिंदी जो है वो ऐसी भाषा है जो व्यावसायिक भाषा के रूप में अपना स्थान ले सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। भारत देश और भारत की भाषा हिंदी वो अपने आप में इतनी व्यापक है कि आज विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल स्टेज पर आज लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं कि हिंदी के बगैर हिंदुस्तान के साथ उनका संबंध कहीं न कहीं कुछ न कुछ रूप में उतना घनिष्ठ नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, व्यवसाय के क्षेत्र में हो, तकनीक के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में लोगों ने मान लिया है कि उन्हें किसी न किसी रूप में हिंदी को अपनाए रखना बहुत जरूरी हो गया है। और ये आवश्यक है, हम भारतीयों के लिए तो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हर देश के अगर किसी भी राजनयिक को आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि वो अपने देश की भाषा में बात करता है। और इस बात का गौरव अब हमें भी महसूस हो रहा है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और वर्तमान में हमारे नरेंद्र मोदी जी और इनकी सरकार में जुड़े लोग ये दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं तो कम से कम हिंदी के प्रति, हिंदी का जो गौरव है वो वहाँ स्थापित करके आते हैं और लोग उन्हें नमन भी करते हैं। तो ये हिंदी भाषा का जो योगदान इस समय पूरे विश्व के साथ जुड़ रहा है वो काबिले तारीफ है। इसी संदर्भ में मैं बाबूराम सक्सेना जी की भी, उनके भी कुछ मंतव्य हैं, उनके विचार हैं। उनका कहना है हिंदी के प्रति कि हिंदी का काम देश का काम है, समूचे राष्ट्र निर्माण का प्रश्न है। ये बात सही है कि राष्ट्रीय एकता की कड़ी हिंदी ही जोड़ सकती है। ऐसा मैं नहीं बल्कि बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का कथन है, वो ऐसा मानते हैं और इसमें पूर्णता सत्य है। दूसरे हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी बहुत जाने माने साहित्यकार हैं। उन्होंने भी अपना विचार हिंदी के प्रति व्यक्त करते हुए कहा है, हिंदी हमारे देश और भाषा की प्रभावशाली विरासत है। इसी संदर्भ में हमारे जाने माने क्रांतिकारी नेता और स्वाभिमानी व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि यदि स्वदेशाभिमान सीखना है तो मछली से सीखे। जो स्वदेश, अर्थात स्वदेश का अर्थ उनका मतलब था पानी से। जैसे पानी के बगैर मछली तड़प तड़प कर जान दे देती है, वैसे हमें भी हिंदी के बगैर हमारे जीने का कोई हमें मूल्य नहीं सिखाता है।
ये उनका गौरवशाली भाव रहा है। आचार्य विनोबा भावे जी ने भी कहा है कि मैं दुनिया की सभी भाषाओं की इज्जत करता हूँ, पर मेरे देश में हिंदी की इज्जत ना हो ये मैं सह नहीं सकता हूँ। इसलिए ऐसे महान विचारकों के विचारों के साथ मैं मानता हूँ कि हिंदी एक उत्तम भाषा है, मधुर भाषा है, सरल और व्यवहारिक भाषा है। हम देखते हैं, हमारा ये अनुभव है कि हमारे विदेशी भी भारत भ्रमण पर आते हैं, तो वो भी ज्यादा से बहुत ज्यादा दिनों में नहीं, केवल 1.5 दिन में, 1 और आधे दिन में वो अपने कोई हिंदी को बोलना, समझने की कोशिश करना वो सीख जाते हैं। हिंदी में इतनी सरलता है, इतनी मधुरता है। तो मैं चाहूंगा कि हिंदी प्रेम जो है वो इस तरह से लगातार बढ़ता रहे, और इसको बढ़ाने का काम हमारी ये छात्र पीढ़ी जो है, हमारा जो भविष्य है, देश और दुनिया का जो भविष्य है, वो देश में भी और विदेशों में भी वो स्थापित कर सकता है। और उनके लिए जो हम प्रेरणा स्रोत बनेंगे, हम शिक्षक, क्योंकि शिक्षकों के बारे में कहा ही जाता है कि शिक्षक तो समाज निर्माता ही होता है। वो जैसे कुम्हार होता है, एक कच्ची मिट्टी को, एक कच्चे घड़े को एक सुंदर आकार दे देता है, वैसे ही हम छात्रों को हिंदी के प्रेम भाव को सिखा करके, हिंदी के प्रति उनके अंदर जागरूकता पैदा करके, और आज के तारीख में जिस प्रकार से जो कुछ कहीं थोड़ा बहुत ये देखा जाए तो नकारात्मक रूप नहीं है, थोड़ा बहुत फैशन आ गया है कि चलो हम ये भाषा सीखते हैं, इस भाषा को छोड़ देते हैं, तो इसमें थोड़ा सा जो कहीं विद्रूपता आई है उसमें सुधार हम ला सकते हैं, उन्हें हिंदी के प्रति मोड़ सकते हैं, और साथ ही साथ उन्हें ये समझा सकते हैं कि हिंदी तो उनकी अपनी आत्मा है ही है, उनका जीवन है, उनकी जीवन शैली है, ये होना चाहिए। और साथ ही साथ दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं वो भी उनके प्रति भी उन्हें अपने दिल में स्थान रखना देना चाहिए, उनके प्रति प्रेम करना चाहिए, क्योंकि जितनी भी भाषाओं का ज्ञान हमें होगा, हम एकता के सूत्र में उतना ही बढ़ते जाएंगे, लोगों को अपने साथ उतना ही जोड़ते जाएंगे, क्योंकि भाषा है जो विचार प्रदान करती है, भाषा जो है जोड़ती है, कम्युनिकेशन का साधन है। लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेशन का साधन है। तो इसका आना तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, हमें सीखना ही चाहिए। और भाषा के संदर्भ में इतना भी कह सकता हूँ कि भाषा जो है वो हमारी अपनी पंक्ति है कि भाषा जीवन की परिभाषा है, भाषा जीवन की परिभाषा है, भाषा भावों का श्रृंगार, भाषा है व्यक्तित्व विधाता, भाषा है व्यक्तित्व विधाता, भाषा से हम पाते प्यार, भाषाएं सर्वथा शुद्ध है। भाषा कोई भी हो वो अपने आप में बिल्कुल शुद्ध होती है। भाषाएं सर्वथा शुद्ध हैं, भाषाओं का सरल आचरण है, लेकिन भाषाई त्रुटियों से बचना है, भाषाई त्रुटियों से बचना है तो सीखे सही शुद्ध व्याकरण। तो व्याकरण का भी स्थान उसमें भाषाओं के साथ होता है, और भाषा जो है वो साहित्य को जो है सारगर्भित बनाती है। तो भाषाओं का जितना अच्छा ज्ञान, अधिक ज्ञान होगा, सरल ज्ञान हमें होगा, हम बड़ी ही सरलता के साथ किसी के साथ भी अपना गठजोड़ बना सकते हैं। और आज के समय में हिंदी जो है इतनी व्यवहारिक हो गई है, और जिससे कि अब ये रोजगार परक भाषा बन गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदी पढ़ने से, हिंदी सीखने से हम रोजगार से दूर रह पाएंगे, केवल अंग्रेजी के माध्यम से ही हो पाएगा, ऐसा नहीं है। अब ये हिंदी हमारी जो है वो रोजगार परक भाषा हो रही है, इसमें ऐसा हमारा मानना है। तो आज के इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमें आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में जो गौरव प्रदान किया गया, मैं डॉक्टर माधुरी रामधारी जी का और उनके जितने भी साथी हैं, मैं सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आशा करता हूं कि इस प्रकार का जो हिंदी के प्रेम को आगे बढ़ाने का, हिंदी के कौशल को दुनिया के मंच पर
रखने का जो ये एक सफल प्रयास हो रहा है, ये जी प्रयास निरंतर अनवरत चलता रहे। हमारा जो भी सहयोग रहेगा, माधुरी जी, मैं आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूंगा। जिस प्रकार से जिस लायक आप हमें समझेंगे, मैं प्रस्तुत रहूंगा। मैं पुनः आप सबके प्रति अपना हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, सबका धन्यवाद देते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद। आदरणीय, आपने हिंदी के बहुत सारे विद्वानों के उदाहरण देते हुए हमारे सामने हिंदी की महत्ता को प्रस्तुत किया और अपने उत्साहवर्धक आशीर्वचनों से हमारे प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और क्योंकि अब हमारा कार्यक्रम बिल्कुल अंत में आ गया है, तो मैं कार्यक्रम के आभार ज्ञापन के लिए विश्व हिंदी सचिवालय के उप महासचिव आदरणीय डॉक्टर शुभांकर मिश्र जी को आभार ज्ञापन रितु के लिए जी, जी हाँ, शुभंकर जी अभी यात्रा पर है, आप कृपया जारी रखें, सबको धन्यवाद करें। हाँ, तो मैं आप सबको अब दिल से, हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगी। विशेष तौर पर आदरणीय डॉक्टर माधुरी रामधारी जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्हीं का ये प्रयास है कि हमारी हिंदी इस तरह से फल फूल रही है, देश विदेशों में फूल फूल रही है। हम आभारी हैं हमारे आज के अध्यक्ष महोदय के, विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव जी का आभार प्रकट करते हैं कि उनके कुशल नेतृत्व में हमारा आज का कार्यक्रम बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। विश्व हिंदी सचिवालय शुभांकर जी आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका भी आभार। दुबई से हमारे साथ जुड़े छात्र और उनके शिक्षकों का आभार। लिथुआनिया के गाबिया जी और उनकी शिक्षिका का आभार, रेणुका चमन जी का आभार, और हमारे साथ मेधांश जी का आभार, और विश्व हिंदी सचिवालय व अन्य सहयोगी संस्थाओं का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप हमारे साथ पूरे समय तक जुड़े रहे। और फेसबुक के द्वारा, जूम के द्वारा जो दर्शक हमारे साथ जुड़े रहे हैं, उनको भी मेरा सादर प्रणाम। और मैं कहना चाहती हूँ, भावों और अभिव्यक्ति की भाषा हिंदी, माधुर्य और सौंदर्य की भाषा हिंदी, विश्व को एक माला में पिरोती हिंदी। आओ भारत का मान बढ़ाएं, हिंदी को हम विश्व में फैलाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और नए साल की, नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे जनवरी माह में नव वर्ष की नई उमंगों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। आपका बहुत बहुत आभार आदरणीय दी, आपका बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रितु जी, आपको भी दिल की गहराई